शुएब ने किडन स्क्वाड की तैयार करदा प्लानिंग पढ़नी शुरू की तो सबकी हैरानी काबिल-ए-दीद थी, क्योंकि कत्ल की इस मिशन में एक एक मिनट की मनसूबाबंदी की गई थी। इसमें लिखा था कि बिन गामदी की कार ठीक सुबह 8 बजे बंगले से बाहर निकलती है और 8:07 पर मरकजी शाहरा पर पहुंच जाती है। जैसे ही कार बंगले से बाहर निकलेगी, शिमलान इसकी इत्तला मरकजी शाहरा पर मौजूद माइकल को देगा, जो ड्राइवर को मौत की नींद सुलाकर खुद ट्रॉलर की ड्राइविंग सीट पर मौजूद होगा। वो फौरन ट्रॉलर स्टार्ट करके उसे 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर लाएगा और सामने से आती हुई बिन गामदी की सफेद रंग की कार पर अचानक ट्रॉलर चढ़ा देगा। कत्ल के इत्मीनान के बाद माइकल और उसका साथी स्मिथ ट्रॉलर छोड़कर शिमलान से आ मिलेंगे, जो उनके करीब ही स्याह रंग की कार में मौजूद होंगे। इस तरह इल्जाम ड्राइवर पर आ जाएगा, जबकि वारदात के फौरन बाद मकान तब्दील कर दिया जाएगा और तीसरे दिन दमिश्क को छोड़कर तल अबीब में तफसीली रिपोर्ट पेश करनी होगी। शुएब भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि वो लोग वारदात किस दिन करेंगे, ताकि हम भी कुछ हिकमत अमली तय कर सकें। साकिब ने नहायत अहम सवाल पूछा। नहीं, इस फाइल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तरीका वारदात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। मेरे ख्याल में तारीख का तयन वो मौका देख कर करेंगे। हमें हर वक्त चुकन्ना रहना होगा। शुएब ने फाइल के वर्क उल्टते हुए कहा तो वकास बोला, मेरे ख्याल में हमें बिन गामदी साहिब को किसी तरह ये इत्तला कर देनी चाहिए कि उनकी जान खतरे में है, ताकि वो भी मुहतात रहें और हमारे मिशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जुबैर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए वकास की बात काटते हुए कहा, वकास तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा सोचो, इस तरह तो ये खबर अखबार में भी लग जाएगी और मुसाद भी होशियार हो जाएगी कि उनकी भी निगरानी की जा रही है और हमारे लिए बिन गामदी को बचाना और मुसाद के एजेंटों को सबक सिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी सूरत में हम खामोशी से ना सिर्फ मुसाद का प्लान नाकाम बना सकते हैं, बल्कि इनकी ठीक ठाक किस्म की खबर भी ले सकते हैं। साकिब वकास की तरफ देखते हुए बोला, जैसे किसी बच्चे को समझा रहा हो। लेकिन ये तो सोचो, खामोश रहने की सूरत में अगर कल ही बिन गामदी को कत्ल कर दिया गया तो हम क्या कर सकेंगे? क्या ट्रॉलर के आगे लेट जाएंगे? वकास अपनी तजवीज़ की हमायत में बहस करने के मूड में लग रहा था। अरे बेवकूफ़, कल तो एतवार है, कल वारदात कैसे हो सकती है? मुझे लगता है शायद आज तुमने खाना वक्त पर नहीं खाया। इमरान की बात पर सब हंसने लगे तो वकास गड़बड़ा गया और बोला, ओ आई एम सॉरी, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। चलो भाई, फजूल बातें छोड़ो और ये सोचो कि हम उनका प्लान किस तरह खाक में मिला सकते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शुएब ने बाकायदा मीटिंग का आगाज करते हुए कहा। 3 घंटे जारी रहने वाली मीटिंग के अख्ताम पर पांचों मुश्तरका हिकमत अमली तय कर चुके थे। प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें बिन गामदी पर हमले से सिर्फ 2 मिनट कबल ट्रॉलर को बम से उड़ाना था और मुसाद का राज फाश करना था। इस तरह वो बिन गामदी को बचाने के साथ साथ मुसाद की साजिश को दुनिया के सामने ला सकते थे। दूसरी सूरत में वो सिर्फ मुसाद के एजेंटों को ठिकाने लगा सकते थे और इसमें भी बहुत खतरा मोल लेना पड़ता। चलो, ये तो तय हो गया कि हमें ट्रॉलर को सिर्फ 2 मिनट कबल उड़ाना है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रॉलर की मौजूदगी का पता लगाना होगा, वरना हमारा सारा प्लान खाक में मिल सकता है। इमरान ने अहम नुक्ता उठाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सारी तफसीलात जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है माइक सिस्टम। जुबैर ने ट्रांसमीटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, माइक सिस्टम? लेकिन ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा, जबकि दुश्मन तो कब का वापस आ चुका है? जल्दी करो, लाइन मिलाओ, देखो शायद कुछ खराबी हो गई है। साकिब ने जुमला इतनी एतमाद से अदा किया कि सारे के सारे माइक सिस्टम की तरफ दौड़ पड़े। शुएब ने जल्दी से ट्रांसमीटर की सुई इधर उधर की तो अचानक शोर की आवाज आनी शुरू होगी, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ इंसानी आवाजें शामिल होने लगी और फिर आवाज साफ हो गई। कोई कह रहा था, ओके स्मिथ, आज की रिपोर्ट क्या है, कोई प्रोग्रेस? किसी ने रोबदार आवाज में पूछा। यस सर, मैं और माइकल ट्रॉलर स्टैंड गए थे। एक शख्स मुनासिब लगा जिससे हम पीर की बुकिंग तय कर चुके हैं और कुछ एडवांस भी उसे पकड़ा दिया है। उसे 7 बजे का टाइम दिया है। ट्रॉलर का नंबर BBU 8132 है। तुम्हें अपना काम तो ठीक से पता है ना? पहले वाली आवाज दोबारा सुनाई दी। यकीनन सर, पीर की सुबह 7 बजे ट्रॉलर लेकर हम मरकजी शाहरा तक आएंगे। इस दौरान ड्राइवर को ठिकाने लगाकर बराबर में बिठा देंगे और ड्राइवर की सीट माइकल संभाल लेगा। आपकी तरफ से सिग्नल मिलते ही हम ट्रॉलर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लाते हुए वो सब कुछ कर डालेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। स्मिथ ने आखिरी जुमला जहर बड़े लहजे में अदा किया। लेकिन याद रखना, कार को अच्छी तरह रगड़ना है ताकि बिन गामदी के बचने का कोई इम्कान ही बाकी न रहे। दूसरी सूरत में हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा। यह किसी लड़की की आवाज पहली दफा सुनाई दी थी। ग्रीनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हालांकि तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस काम में कितना माहिर हूँ। याद नहीं बरतानिया वाले मिशन में कितनी खूबसूरती से शहजादी को रोड एक्सीडेंट में मारा था और आज तक बरतानिया इस केस को हल नहीं कर सका। इस दफा स्मिथ ने जोरदार कहका लगाया और फिर जाम से जाम टकराने की आवाजें आने लगी, जैसे वो सब शराब के गिलास आपस में टकरा रहे हों। और फिर मुस्तकिल खामोशी छा गई। शायद वो उठ गए थे। साकिब, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम्हारी छठी हिस्स बर वक्त ना जागती तो इतनी अहम मालूमात तो निकल जाती हो। इमरान अभी साकिब को दाद दे ही रहा था कि साकिब इमरान की बात काटते हुए बोला, अच्छा, ये शाबाश, तुम मुझे बाद में देते रहना। पहले ये बताओ कि ट्रॉलर का नंबर क्या था? किसी को याद भी है या नहीं? साकिब ने तवज्जो दिलाई। यार, वो इतनी तेजी से बोल रहा था कि मैं तो सही से सुन ही नहीं सका। इमरान ने फौरन हाथ उठाते हुए कहा,
मैंने सुना तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि नंबर 20 से शुरू होता है। जुबैर ने पहला लफ्ज ऐसे बताया जैसे कोई कारनामा अंजाम दे दिया हो। अरे बेवकूफ, सिर्फ बी का हम क्या अचार डालेंगे? बी से न जाने कितने ट्रालरों पर नंबर प्लेट लगी होंगी। शुएब ने सर पकड़ते हुए कहा, वकास क्या तुम याद कर सकते हो कि अस्मित ने ट्रालर का क्या नंबर बताया था? अब साकिब को वकास का ख्याल आया जो उन साहब से पीछे कुर्सी पर बैठा था। हाँ वकास, जहन पर जोर दो, तुम याद कर सकते हो, सिर्फ तुम। शुएब ने वकास को कुछ सोचते हुए देखा तो उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, मैं भी सही से नहीं सुन सका। वकास की एक जुमले ने चारों के रहे सहे ओसान भी खता कर दिए। चारों की हालत गैर होते देखकर अचानक वकास के मुंह से हंसी का फुवारा छूट पड़ा। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोगों के चेहरों पर तो हवाइयां उड़ने लगी। वकास, खुदा के लिए अब तो संजीदा हो जाओ। हम यहाँ पिकनिक मनाए नहीं बल्कि जान हथेली पर रख कर किसी खास मिशन पर आए हैं। ना चाहते हुए भी शुएब ने वकास को बाकायदा डांट पिलाते हुए कहा, गलती हो गई बास, आइंदा नहीं होगी, माफ कर दो बास। वकास ने भी बाकायदा हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा और फिर खुलखुला कर हंस पड़ा। उम्र में सबसे छोटा होने की वजह से इसकी तबीयत में मुसखरापन अभी तक बाकी था। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बनाओ और ट्रालर का नंबर बताओ ताकि हम अपनी जवाबी कार्रवाई को फाइनल टच दे सकें। शुएब ने मजीद समझाने का इरादा तर्क करते हुए दो टोक अंदाज में पूछा, BBU 8132। वकास ने संजीदा होते हुए ट्रालर का नंबर बताया। क्या तुम्हें यकीन है बिल्कुल यही नंबर था? यकीनन, तभी तो इतने एतमाद से बता रहा हूँ। 5 साल बाद भी पूछोगे तो यही नंबर बताऊंगा। क्या समझे मिस्टर? वकास ने साकिब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो बस फिर तय हो गया, मैं और वकास एतवार की रात ट्रालर में बम फिट करेंगे, जबकि तुम तीनों शिमलान की कार में बम फिट करोगे। इसी तरह पीर की सुबह 8 बजे हम मरकजी शाहरा के आसपास झाड़ियों में मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन लेंगे और जैसे ही ट्रालर कार के तकरीबन 500 मीटर के फासले पर पहुंचेगा, हम रिमोट से ट्रालर उड़ा देंगे और इसके फौरन बाद उनकी कार पर कार्रवाई करते हुए उसे भी निशाने इबरत बना डालेंगे। बम कितने पाउंड का होगा और कहां से हासिल किया जाएगा? इमरान ने पूछा। ट्रालर के नीचे कम से कम 5 पाउंड का बम होना जरूरी है, जबकि कार के अगले हिस्से के नीचे 1 पाउंड का बम भी काफी होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो और शिमलान और ग्रीनी जख्मी हालत में गिरफ्तार हो सके। इस तरह हम मोसाद को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं और इसराइल पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा, जबकि बम त्रिमजी अंकल हमें जरूर फराहम कर देंगे। ये कहते हुए शुएब की आंखों में पैदा होने वाली चमक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। अगले दिन वो पांचों ट्रालर स्टैंड पर मौजूद ट्रालरों में से मतलूबा ट्रालर को अच्छी तरह शनाख्त कर चुके थे। रात के 12 बजते ही वो पांचों मुकम्मल तैयारी के साथ बाहर आ चुके थे। सड़क पर ट्रैफिक कम हो चुकी थी। शुएब और वकास ट्रालर स्टैंड की तरफ रवाना हो गए, जबकि इमरान, जुबैर और साकिब मुसाद के बंगले के अतराफ का जायजा लेने में। शुएब और वकास जब ट्रालर स्टैंड पर पहुंचे तो वहां सन्नाटे का राज था। 2-3 चौकीदार एक कोने में बैठे हाथ ताप रहे थे, जबकि रेडियो पर अरबी में कोई गाना चल रहा था, जिसकी वजह से शुएब और वकास को दीवार फलांगने में किसी खास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मुख्तसर सी जिद्दोजहद के बाद वो मतलूबा ट्रालर को शिनाख्त कर चुके थे और अब त्रिमजी अंकल से हासिल करदा 5 पाउंड वजनी बम तार की मदद से अच्छी तरह बांध रहे थे। 15-20 मिनट बाद वो बम को अच्छी तरह सेट कर चुके थे। दूसरी तरफ इमरान बंगले के बाहर पहरा दे रहा था और जुबैर और साकिब अंदर कूद गए। बंगले के अंदर से इंग्लिश म्यूजिक और जोर जोर से बातों की आवाजें आ रही थी। शायद कामयाब मनसूबाबंदी की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। मना लो बेटा, जिंदगी की आखिरी रात बड़ी धूम से मिला लो। इंशाल्लाह कल जहन्नम के दारोगा ही तुम्हारी सही ठिकाई लगाएंगे। जुबैर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। इसी दौरान साकिब कार के नीचे लेट गया और नहायत एहतियात के साथ बम को इंजन के साथ मुंसलिक कर दिया और इसी तरह खामोशी के साथ वो दोनों बंगले से बाहर निकल आए और घर की तरफ चल दिए। यार, अगर अल्लाह की मदद साथ हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी चींटी की तरह नजर आती है और सारे काम आसान हो जाते हैं। घर वापस पहुंचने के बाद इमरान फ्रीजर से पानी की बोतल निकालते हुए बोला, हाँ भाई, हमारे हिस्से का तो काम हो गया। अब मालूम नहीं शुएब और वकास कहाँ तक कामयाब हुए हैं। साकिब ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, बेफिक्र रहो, जब अल्लाह हमारे साथ है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। जुबैर ने तसल्ली देते हुए कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद शुएब और वकास भी वापस आ चुके थे और अब आइंदा का प्रोग्राम सेट कर रहे थे। जिम्मेदारियां तय करने के बाद रात के 3 बजे वो पांचों वुजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। नमाज से फारिग होकर उन्होंने अपने रब से कामयाबी की दुआ की और अपने अपने बिस्तरों पर आराम करने के लिए लेट गए। सुबह 6 बजे फजर की नमाज और नाश्ते से फारिग होकर सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। शुएब की हदायत पर सब ने अपने अपने चेहरों को मेकअप से तब्दील कर दिया था और 7:30 बजे वो पांचों गैर महसूस अंदाज में मरकजी शाहरा के आसपास पोजीशन संभाल चुके थे। ठीक 8 बजे वजीर खारजा बिन गामदी की कार बंगले से बाहर निकल चुकी थी। दूसरी तरह से ट्रालर भी रवाना हो चुका था। रिमोट कंट्रोल शुएब के हाथ में मौजूद था। अचानक शुएब को दूर से बिन गामदी की कार नजर आई जो काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और इसके फौरन बाद ही जैसे ही ट्रालर मुखालिफ सिमत से आता हुआ नजर आया, शुएब की गिरफ्त रिमोट के बटन पर और मजबूत हो गई और फिर जब शुएब ने देखा कि ट्रालर कार के काफी नजदीक पहुंच चुका है
उसने सुर्ख बटन दबा दिया और फिर फिजा एक जबरदस्त धमाके की गूंज से लर्ज उठी और ट्रॉलर में आग भड़क उठी। धमाके की आवाज सुनते ही बिन गामदी की कार के ड्राइवर ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और बिन गामदी की कार तेजी से घूमते हुए सड़क से नीचे कच्चे में उतर गई। बिन गामदी की कार के पीछे दुश्मन की कार भी आ रही थी जिसमें शिमलान और ग्रीनी मौजूद थे। ट्रॉलर में होने वाला धमाका और भड़कते हुए शोले देखकर शिमलान ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और कुछ ना समझते हुए वापस मोड़ने का इरादा कर ही रहा था कि शुएब ने दूसरा बटन भी दबा दिया और फिर एक और धमाके ने कार का अगला हिस्सा तबाह कर दिया और कार कलाबाजियां खाती हुई ट्रॉलर से टकरा गई। धमाके की आवाज सुनते ही थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियों ने ट्रॉलर और कार को घेरे में ले लिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझानी शुरू कर दी। इसी दौरान बिन गामदी अपनी कार से उतर आए और पुलिस से बोले, ये मुझ पर कातिलाना हमला है। इनमें से एक भी भागने न पाए और ये क्या कर दोबारा रवाना हो गए। शुएब, इमरान और वकास भी रिमोट फेंक कर जाए हादसा पर जा पहुंचे और यूं जाहिर करने लगे जैसे वो भी अजनबी हो। ट्रॉलर में मौजूद माइकल, अस्मित और ड्राइवर की लाशें जैसे ही बाहर आईं तो शुएब चीखते हुए बोला, जनाब ये तो हमारे पड़ोसियों की लाशें हैं। हाय बेचारे, जान से हाथ धो बैठे। शुएब ने लहजे में इंतहाई अफसोस का तासुर पैदा करते हुए कहा, ऐ लड़की, क्या वाकई तुम इन्हें जानते हो? पुलिस इंस्पेक्टर ने शुएब की तरफ मतवज्जा होते हुए कहा, जी हाँ जनाब, ये लोग अलबलादी मार्केट के पीछे वाले इलाके में रहते हैं और हमारे पड़ोसी थे। हम आपको इनका घर भी दिखा सकते हैं। शुएब ने इंतहाई मस्कीन सूरत बनाते हुए जवाब दिया, तो फिर ठीक है, तुम लोग हमें इनका घर दिखाओगे? ये तो सीधा सीधा बिन गामदी पर कातिलाना हमले का केस बनता है। ये तो शक्ल से ही दहशतगर्द लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बोला। कार में मौजूद जिमलान और ग्रीनी जख्मी हालत में भागने की कोशिश कर ही रहे थे तो पुलिस ने इन्हें मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया और इनका जदीद असलहा भी अपने कब्जे में ले लिया। आधे घंटे बाद दुनिया भर का मीडिया जाए हादसा पर पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहा था। दूसरे दिन दुनिया भर के अखबारात मुसाद के स्याह कारनामे से भरे हुए थे जिसमें बताया गया था कि शाम के वजीर खारजा बिन गामदी एक कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। हमला करने वाले मुसाद के एजेंट थे जिसमें से 2 हलाक और 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने चंद बच्चों के निशानदही करने पर उनकी रहायशगाह पर छापा मारकर जदीद असलहा और कातिलाना हमले की सारी मनसूबाबंदी अपने कब्जे में ले ली है और मजीद तफसीलात बताने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तफसीलात बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। कामयाब कार्रवाई के बाद पांचों वापस घर पहुंच चुके थे और शुक्राने के नफल अदा करने और मास्टर खान और त्रिमजी अंकल को फोन करने के बाद तफसीलात बताने उनके घर जा रहे थे। अभी वो बैग उठाकर दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अचानक 2 लंबे चौड़े नौजवान दीवार फलांग कर अंदर आ गए और गुरेला फाइटर्स को संभलने का मौका दिए बगैर उन्हें असलाह की नोक पर रखते हुए बोले, हैंड्स अप। और शुएब के अलावा चारों ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ले भाई, मारे गए ये 2 और कहां से आ गए? वकास ने डर के मारे हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, वाकई ये तो 4 की 6 निकले। जुबैर ने भी आहिस्ता से सरगोशी की, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर चलो। एक नुवार्द जुबैर को धकेलते हुए बोला, तुम लोग चाहते क्या हो? इमरान ने पीछे हटते हुए कदरे जोर से पूछा। अभी सब पता चल जाएगा छोटे, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इमरान का कद थोड़ा छोटा होने की वजह से दूसरे आदमी ने उसे छोटे कहते हुए गद्दी पर एक हाथ मारा। इमरान की गद्दी पर पड़ने वाला हाथ काफी जोरदार था। इमरान को गुस्सा तो आया लेकिन उसने मसरहत से काम लिया और गिरने की अदाकारी करते हुए लेट गया। दूसरे कमरे में मौजूद शुएब अपना बैग बंद कर ही रहा था कि अचानक ये गुफ्तगू सुनकर चौंक पड़ा और जल्दी से अपने मोबाइल से इमरजेंसी पुलिस के नंबर मिलाकर सारी सूरत हाल बताने लगा। पुलिस को इतला करने के बाद शुएब ने अपना छोटा सा रिवाल्वर निकाल लिया और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए खुद को तैयार करने लगा। देखो, हम सब तालिब इल्म हैं, हमारे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हमें छोड़ दो। साकिब कमाल की अदाकारी करते हुए गगियाया, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? तुम लोगों ने हमारी मुखबरी करके शेर के मुंह में हाथ डाला है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। पहले नुवार्द ने चारों को डराते हुए कहा, शेर के या गीदड़ के? वकास ने उर्दू में जुमला चुस्त किया, क्या कहा तुमने? दूसरा कराया। देखें जनाब, अगर आप हमारे पड़ोसियों की बात कर रहे हैं तो वो हमने इंसानी हमदर्दी की बिना पर किया था। हमें क्या मालूम था कि वो आपके साथी थे, वरना हम कभी भी पुलिस को ना बताते। जुबैर ने इंतहाई सादगी से सफाई पेश करते हुए कहा। अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी और दोनों हमलावर अचानक बुखला गए और एक दूसरे की तरफ देखकर इशारों में बात करने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि ये क्या हो गया। सायरन की आवाज लम्हा बलम्हा करीब आ रही थी। अचानक एक हमलावर ने फायर करने के लिए रिवाल्वर का रुख इमरान की तरफ कर दिया, लेकिन इससे पहले ही शुएब के रिवाल्वर से गोली निकली और हमलावर के हाथ से रिवाल्वर छूटकर दूर जा गया और वो जख्मी हाथ लिए नीचे गिर गया। साकिब ने मौका गनीमत जानते हुए बुखलाए हुए दूसरे हमलावर को मोहलत दिए बगैर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे अपने साथ लेते हुए जमीन पर गिराकर उसका गला दबोच लिया। इस दौरान वकास और जुबैर ने दोनों हमलावरों के गिरे हुए रिवाल्वरों पर कब्जा जमाते हुए इन्हें असलहे की नोक पर रख लिया। दूसरी तरफ शुएब जख्मी हमलावर को रिवाल्वर की जद में रखते हुए लातों से तवाज़े करने लगा, जबकि उसे लातों से ज्यादा अपने जख्मी हाथ की फिक्र थी जिससे मुसलसल खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस उनके घर के बाहर पहुंच चुकी थी। वकास ने दरवाजा खोलकर पुलिस को खुशामदीद कहा और अंदर ले आया। इस दौरान शुएब अपना रिवाल्वर छुपा चुका था
ताकि मुकामी पुलिस को इनके ऊपर किसी किस्म का शक न हो सके। पुलिस पोजीशन लेती हुई अंदर आने लगी तो शुएब बोला, जनाब अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सायरन की आवाज सुनकर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे कि हमने इनके ऊपर हमला करके इन्हें काबू कर लिया। अब आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन ये तो मुसाद के बदनामे जमाना दहशतगर्द हैं जो दमिश्क में दहशतगर्दी फैलाते रहे हैं और हम कई महीनों से इनकी तलाश में थे। तुम लोगों ने इतनी आसानी से इन्हें कैसे काबू कर लिया? पुलिस इंस्पेक्टर ने पहले दोनों हमलावरों को हैरत से देखा और फिर गुरेला फाइटर्स की तरफ हैरानो परेशान नजरों से देखते हुए बोला, जनाब वो इस तरह की ये सिर्फ 2 थे और हम 5। अब आप खुद ही बताइए कि 5 ज्यादा होते हैं ये 2। वकास ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करते हुए मासूमियत से कहा। इस बचकाना जवाब बल्कि सवाल के नतीजे में पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ ना समझते हुए ऐसे सर हिलाया जैसे सब समझ में आ गया हो और मजीद बात किए बगैर इन दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए पांचों से ऐसे हाथ मिलाने लगा गोया किसी मारवाई मखलूक से मुसाफा कर रहा हो और शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल गया। पुलिस के जाते ही शुएब तमाम साथियों को एक और कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद देते हुए कहने लगा, अल्लाह के फजल से हम एक और मरतबा दुश्मन को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। अब जल्दी करो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मास्टर खान और त्रिमजी अंकल परेशान हो रहे होंगे। जुबैर ने जल्दी से गाड़ी बाहर निकाली और सब जल्दी जल्दी अपना सामान डिग्गी में रखकर गाड़ी में बैठ गए। अब इन पांचों का रुख त्रिमजी अंकल के बंगले की तरफ था। जैसे ही कार अलबलादी मार्केट के इलाके से बाहर निकली तो साकिब अचानक बोल उठा, खबरदार कोई पीछे मुड़कर न देखे। मेरी छठी इस क्या रही है कि हमारा ताकुब किया जा रहा है। जुबैर ने ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही बैक मिरर और साइड मिरर से पीछे आने वाली गाड़ियों को गौर से देखना शुरू कर दिया। इतने में शुएब बोला, जुबैर गाड़ी दूसरी सड़क पर डाल दो और नोट करो कि कौन सी गाड़ी हमारे पीछे है। इससे जान चुलाए बगैर हम त्रिमजी अंकल के घर का रुख नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में जुबैर ने अंदाजा लगा लिया कि एक टैक्सी मुस्तकिल उनके ताकुब में है। शुएब भाई साकिब ठीक कह रहा है, एक टैक्सी हमारे पीछे है और काफी फासला रख कर पीछा कर रही है। अगर साकिब हमें ना बताता तो हमारी इच्छे भी निशानदही नहीं कर सकते थे। जुबैर ने आहिस्ता से जुमला अदा करते हुए कहा, वाकई हमने तो ये सोचा ही नहीं। जब 2 बंदे हमारे घर में घुसे थे तो यकीनन 1-2 बंदे बाहर भी गाड़ी तैयार रखे मौजूद होंगे। इमरान ने सबकी मुश्तरका गलती की तरफ इशारा किया। हाँ इमरान, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब ये बताओ कि टैक्सी से छुटकारा किस तरह हासिल किया जाए। वकास ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आ गया एक जबरदस्त आइडिया, बस अब तुम लोग तमाशा देखते जाओ। जुबैर खुशी के मारे अपनी सीट से उचकता हुआ बोला और एकदम कार की रफ्तार तेज कर दी। जवाब में टैक्सी की रफ्तार भी तेज हो गई। इसी तेज रफ्तारी में जुबैर ने अचानक अपनी गाड़ी पुलिस चौकी के सामने खड़ी पुलिस कार के आगे जा रोकी और जल्दी से बाहर निकलकर आया और सीट पर मौजूद पुलिस अफीसर से बोला, जनाब हम गैर मुल्की तालिब इल्म हैं और ये जो टैक्सी आ रही है इसमें मौजूद लोग हमें लूटना चाहते हैं। बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। जुबैर ने तेजी से इनकी तरफ आने वाली टैक्सी की तरफ इशारा किया जो जुबैर की गैर मुतवक्का हरकत पर इमरजेंसी ब्रेक लगा चुकी थी और वापसी के लिए मुड़ ही रही थी। टैक्सी को ब्रेक लगाते और वापस मुड़ते देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल गया और पुलिस अफसर ने जुबैर से मजीद बात किए बगैर टैक्सी के पीछे अपनी गाड़ी डाल दी। जुबैर हाथ झाड़ता हुआ वापस कार में आ बैठा और हंसते हुए बोला, इसको कहते हैं हैंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा। जुबैर तुम तो वाकई बड़े ज़हीन निकले, हम तो तुम्हें ऐसा ही समझ रहे थे। साकिब ने लफ्ज़ ऐसा कहते हुए अजीब सा मुंह बनाया। क्या कहा? क्या मतलब मैं तुम्हें ऐसा ही लगता हूँ? यानी तुम मुझे बुद्धू कह रहे हो? जुबैर ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हुए मसनूई नाराजगी का इजहार किया। नहीं, मेरा मतलब था कि हम तुम्हें ऐसा ही ज़हीन समझते हैं। साकिब ने हाजिर जवाबी से बात पलटते हुए कहा, वाकई जुबैर तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी बड़ी मुसीबत से इतनी आसानी से छुटकारा दिला दिया। शुएब ने अपनी रवायती संजीदगी से जुबैर को दाद देते हुए कहा तो जुबैर भी मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर बाद वो हसन त्रिमजी के घर पहुंच चुके थे। मास्टर खान और हसन त्रिमजी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और मिशन से कामयाब लौटने पर बारी बारी मुबारकबाद दी। मास्टर खान जब गले मिलने लगे तो बाकायदा रोने लगे। सर आप रो रहे हैं? वकास ने मास्टर खान के आंसुओं की नमी अपने कंधे पर महसूस करते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं अपने मिशन की कामयाबी पर खुशी के आंसू बहा रहा हूँ क्योंकि आज मेरा मिशन मुकम्मल हो गया है। अब तुम पांचों का मिशन शुरू हो चुका है। मास्टर खान जल्दी से आंसू साफ करते हुए बोले, सर अभी भी हमें आपकी जरूरत है, आप इस तरह हमें ना छोड़ें। इमरान ने मास्टर खान की बात का मतलब समझते हुए इल्तिजाइया अंदाज में कहा, देखो बेटा, तुम लोगों के मिशन को हम अपने तौर पर वाच कर रहे हैं। तुम लोगों ने जिस जहानत और होशियारी से मुसाद जैसी खतरनाक तंजीम और इसके तरबियत याफ्ता एजेंटों को सबक सिखाया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन अब तुम लोगों का दमिश्क में मजीद क़याम करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि मुसाद अपने इतने बड़े नुकसान और आलमी बदनामी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यकीनन वो हरकत में आ चुके हैं और अपने दुश्मनों की बू सूंघते फिर रहे हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि वो चींटी की तरह सूंघते हैं और कव्वे की तरह देखते हैं। लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम लोग दमिश्क छोड़ दो। मास्टर खान के आखिरी जुमले पर पांचों जोंके बगैर न रह सके। सर इसका मतलब है कि हमें इसराइल। साकिब ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, तुम लोग तालिब इल्मों के बेज में बैतुल मुकद्दस की तारीख जानने के लिए इसराइल में दाखिल हो गई, लेकिन तुम लोगों को इंतहाई हद तक मुहतात रहना होगा
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।